राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ा चुके हैं और अब जल्द ही इसको फिनिशिंग की ओर लेके जाएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जिस भी साथी ने मेरा पूरा पार्ट 1 से पार्ट 30 तक पढ़े और आगे आने वाले पार्ट के प्रॉपर नोट्स बनाएगा, अगर किसी ने बनाया है तो उसको खुद को फील हो रहा होगा कि बाकी जो पढ़ा रहे हैं लोग और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है। तो जिसने नहीं बनाया है कोई बात नहीं, वो बनाए। पार्ट 1 से लगे पार्ट जितने भी पार्ट आए सबका नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आपके कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाए। आप एक तरीके से ये सोचे कि आपकी ये कोचिंग चल रही है। ठीक है। रोज आपको आधे घंटे आना है, 1 घंटे आना है और दो जो सवाल होते हैं उनको आपको नोट करना है, उनको निकालना है। ठीक है। कोचिंग में भी तो हम यही तो करते हैं। तो आप ये मानिए कि आपकी प्रॉपर कोचिंग चल रही है। ठीक है। हल्के में मत लीजिए चीजों को, क्योंकि मैं भी हल्के में लेने के चक्कर में ही कल सीपीओ के फिजिकल से बाहर हुआ। कल इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं फिजिकल देने गया था सीपीयू एसआई का। तो वहां पर मेरे को लगभग 1 साल हो गया प्रैक्टिस छोड़े में रनिंग की। एंड वहां पर जब हमें दौड़ा दिया 8 बजे, तो ठंड थी भयंकर, हम दौड़ नहीं पाए। मात्र 50 मीटर के गैप से मैं रहा 6.5 मिनट में। 1600 मीटर करना था। तो आपको उस समय एहसास होता है कि जिंदगी में अगर मेरे को 5 सेकंड और मिल जाते ना, तो मैं वो दौड़ पूरी कर जाता। वहां पता लगता है कि एक्चुअल में 5 सेकंड की कीमत क्या है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस स्टडी पे कीजिए। बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, और कुछ नहीं। अभी आपका यही काम है। हाँ, जो जो भी साथी सीपीओ की तैयारी कर रहा है उसको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि अभी वो पढ़े, लेकिन जब वो प्री एग्जाम हो जाए उसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत फिजिकल का भी ध्यान रखना पड़ता है उसमें, तो उसकी भी तैयारी करें। उसका अलग से गाइड करेंगे इस वीडियो में नहीं। तो बस यही बताना था कि जिंदगी में एक एक सेकंड का महत्व है। हम हमारे जो टाइम है वो किस हिसाब से यूज कर रहे हैं। जब आप कहीं जाते हो और आपको पता लगता है ना कि अगर जिंदगी में 5 सेकंड और मिल जाते मेरे को, तो मैं शायद 50 मीटर की दौड़ पार करता। 50 मीटर नॉट ए बिग डिफरेंस। ओके। बट हमने क्या खोया और क्या पाया, बस रिजल्ट दो ही बातों पर डिपेंड करता है। चाहे आप 50 मीटर से रहो, चाहे आप 10 मीटर से रहो, चाहे आप 1000 मीटर से रहो, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप रहे, आप हारे या जीते। बस दो ही चीजें देखी जाती हैं। तीसरी चीज कोई भी देखने वाला नहीं है यहाँ पर। कि आप 50 मीटर से रह गए तो यार अब लगता है कि यार मैंने तो बहुत कुछ कर दिया लेकिन नहीं हो पाया। मैं रियली बता रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्जाम में, कोई भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। इसलिए देखो, पिछले 1 साल से मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था। मैं वैसे उठ के चला गया और उसका नतीजा ये हुआ, सुबह सुबह दौड़ा दिया, नहीं तो वो भी जाती। लेकिन सुबह ठंड में दौड़ा दिया हमने। तो हम उस समय एडजस्ट नहीं कर पाए उस वातावरण को, बीकानेर के को। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फिट कैसे क्रिकेट। ठीक है। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। जब तक आप कोई भी फील्ड में अगर लगातार नहीं रहोगे ना, कंटिन्यूटी मैटर करती है। चाहे आपने आ, रोज का आधी घंटा ही दिया है मैथ को, लेकिन कंटिन्यू रहिए आप। ठीक है। कोई भी फील्ड में कंटिन्यू रहिए, तभी आपके पास रिजल्ट होगा। मैं आपको बाकायदा दिखा रहा हूँ, देखिए। ये मेरा रोल नंबर है सीपीओ एसआई का। प्री हो चुका था, अच्छे नंबरों से था। अराउंड 147 के आसपास नंबर थे मेरे प्री में, लेकिन अब कोई मतलब नहीं रहा उनका। ठीक है। ये है मेरा नाम रोशनलाल यादव, और क्वालिफाइड इन पीईटी नो। ठीक है। शुरुआत हुई थी 1.6 किलोमीटर रेस की, जिसमें क्या रहा है, फेल। और ये जो भी है उनके बीएसएफ का कमांडेंट है अमिताभ पनवार, उनके सिग्नेचर है। ठीक है। ये डेट है 14/12/2023।
20। तो इसमें क्या आ रहा है, फेल। दोस्तों मैं मात्र 5 सेकंड के गैप से रहा। आप देखिए 5 सेकंड हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप कहीं अटकोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। इसलिए अपनी पूरी ताकत और लगा दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, एक फील्ड में घुस जाइए, पूरे जुनून के साथ स्टडी कीजिए, और बेहतरीन कंसेप्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ और होते रहेंगे। आप निश्चिंत होकर इन चीजों को करें। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 2 महीने 3 महीने बाद खुद को रियलाइज करोगे कि हाँ मैं अच्छे लेवल पर हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। चलिए वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट से। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, ड्यू टू दिस ए फैमिली कंज्यूम्स फैमिली ड्यू टू दिस ए फैमिली 200 more ग्राम शुगर परचेज। देख लो इसमें अधिक खरीदता है ना, फैमिली परचेज। फैमिली परचेज 200 ग्राम मोर शुगर इन ₹5। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजप्शन एंड करंट प्राइस। हिंदी में देखते हैं, चीनी का मूल्य है वो 20% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार ₹5 में 200 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ज्ञात करना है वास्तविक खपत कितनी है, वास्तविक मूल्य कितना है, वर्तमान खपत कितनी है और वर्तमान मूल्य कितना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पर दोस्तों हम पिछले 2-3 वीडियो में काम कर चुके हैं, और हम आपको बताता हूँ सीधा ही कि आंसर कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियोस में हम इन पर बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। तो मान लो कि यार मेरा एक्सपेंडिचर है ना, हम इस तरीके से देख रहे थे कि मेरा एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो मेरा खर्चा है वो कितना है, वो 100 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरा खर्चा है वो कितना है, 100 है। अब वो कह रहा है चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है। तो 20% का मतलब 20% मूल्य कम हो रहा है, मतलब 100 का 20% कितना, 20। तो 100 माइनस 20 कितना, 80। तो 80 मेरा वर्तमान का एक्सपेंडिचर बच गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहले भी परिवार ₹5 खर्च करता था चीनी खरीदने के लिए, और आज भी ₹5, जब मूल्य कम हो गया है तो भी ₹5 ही खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि उसने कंजप्शन अपना बढ़ा लिया है। भाई दो ही बातें थी जो मैंने बच्चे से बताई थी आपको, कि यहाँ तो सिर्फ मूल्य कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ेगा, मूल्य बढ़ रहा है तो कंजप्शन घटेगा। ठीक है, तभी तो खर्चा मेंटेन रहेगा। तो खर्चा उसका ₹5 ही है, जो उसको मेंटेन कर रख रहा है, ₹5 ही खर्च कर रहा है, तो मूल्य घट गया तो उसका कंजप्शन बढ़ाएगा। कंजप्शन कितना बढ़ा रहा है, कंजप्शन बढ़ा रहा है यानी 80 हो रहा है, 80 से 100 पर जा रहा है, तो कितना कंजप्शन बढ़ा, 20 का। 20 का कंजप्शन किस पर बढ़ा, 80 पर। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आपका एग्जाम्पल भी लिया था मैंने लाइब्रेरी वाला। आप उन चीजों को समझिए, कंसेप्चुअल रहिए। तो 208, अब ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, बस इतना ही बहुत है जो मैंने आपको बताया। फेलियर्स और सक्सेस हमारी जिंदगी के एक छोटे से पार्ट है। ठीक है, छोटे से बहुत छोटे हैं। कहीं आप निकल जाओगे, कहीं आप सक्सेस हो जाओगे, कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे, कहीं आप फेल हो जाओगे। ये बहुत छोटी चीजें हैं। आपको सिर्फ लगातार मेहनत करनी है, बस रिजल्ट उसी से ही आएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लाइन आपके लिए हुई ना, आपको उससे अच्छा हो जिंदगी में। तो कभी भी एक चीज को लेकर के रिजिड मत रहिए। आप हर तरीके का फॉर्म भरिए और कोशिश कीजिए कि उसमें सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको करा ही रहा हूं। 208। ठीक है, तो 1/4। अब अगर देखिए मैंने इतना काम कर लिया, अब अगर मैं ये मानता हूं कि ये मेरा क्या है, 4 यूनिट मेरा ओरिजिनल कंजप्शन है। अगर ये 4 यूनिट मेरा ओरिजिनल कंजप्शन है, तो बढ़ के कितना, चार का एक, 4 पर 1 यूनिट उसका कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस एक का मतलब क्या है कि ये 1 यूनिट कंजप्शन है वो बढ़ के आ रहा है, जो करंट कंजप्शन है ना वो बढ़ के आ रहा है। देखिए जो पहला, जो क्या है, वास्तविक खपत पूछ रहा है, ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन दोस्तों यहाँ कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा करंट कंजप्शन, जो सी पार्ट है इसका, वो है करंट कंजप्शन। वो
ओरिजिनल कंजप्शन का 4 यूनिट था, लेकिन कीमत घटने के कारण उसका कंजप्शन 1 यूनिट बढ़ गया है। तो करंट कंजप्शन कितना हो गया, वर्तमान खपत कितनी हो गई, 4 और 1 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट हो गई। दोस्तों सवाल साफ साफ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कमी आने के कारण परिवार को 200 ग्राम चीनी अधिक मिल पा रही है, यानी कि 200 ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है परिवार। साफ साफ कहा है उसने कि 200 ग्राम मोर शुगर परचेज, 200 ग्राम मोर शुगर, 200 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट जो बढ़ के आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 200 ग्राम को। ठीक है, तो 200 ग्राम को तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 गुना 200 बराबर 800 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन आ गया मेरा, वास्तविक खपत आ गई कितनी, 800 ग्राम। अगर मैं करंट कंजप्शन की बात करता हूं, वर्तमान खपत की, तो करंट कंजप्शन 5 यूनिट है, 5 गुना 200 करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 1000 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम मेरा करंट कंजप्शन आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वास्तविक मूल्य की बात करता हूँ, बी पार्ट है यहाँ पर वास्तविक मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस आप कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए, कोई भी चीज का प्राइस निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि खर्चा कितना किया बटे हमें मिला कितना, डिवाइड बाई किससे करते हैं, जो चीज हमने खरीदी है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल पे दिया था आपको कि आपने 100 रुपए खर्च कर दिए और इस तरीके के 5 पेन खरीदे आपने, तो 100/5 करेंगे तो डिवाइड कितना आ रहा होगा, 20, यानी कि एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 20 रुपए। वही तो इस तरीके से तो निकालते हैं वो प्राइस। वो कैसे निकालते हैं भाई, जितने रुपए खर्च कर दिए कितने हमें मिल गई क्वांटिटी में, डिवाइड कर देते हैं, भाग अपना आंसर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर 5 रुपए खर्च किए, 5 रुपए का मतलब मान लो कि 500 पैसे खर्च कर दिए मैंने, कितना सामग्री खरीदने में, 800 ग्राम खरीदने में। ठीक है, तो जब काटेंगे तो मेरे पास उत्तर आ रहा होगा इसका बहुत ही क्या आ रहा होगा भाई, 0.86 दो 8 दूनी 16, लगभग 0.62 पैसे, रुपए नहीं पैसे, क्योंकि मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया है, पैसे प्रति ग्राम। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस आ रहा है 0.62 पैसे प्रति ग्राम, और जो मेरा करंट प्राइस है सीपी, वो आ रहा है कितना, कितना खर्चा कर रहा हूँ, 5 रुपए का, यानी कि 500 पैसे का, और खरीद कितना रहा हूँ, 1000 ग्राम। तो जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 0.5 पैसे प्रति ग्राम। ये मेरा करंट प्राइस आ गया है 0.5 पैसे प्रति ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन बेहतरीन सवालों को देखिए आप कितने आसानी से कर पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। बस करना ये है कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, सोच से कितना घट रहा है, और वहां तक लेके जाना है, या कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, तो बहुत अच्छे से डील किया है हमने। अगर आपने सही ढंग से देखे होंगे तो बहुत समझ में आ रहा होगा चीजें। तो इनमें कुछ है नहीं ज्यादा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि कोई भी वस्तु थी उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, 10% 20% कमी हो गई, फिर 30% वृद्धि हो गई, फिर उसकी कंजप्शन को देख रहे थे, इस तरीके से हम देख रहे थे। ठीक है, अब जो मैं जिस टाइप के सवाल ले रहा हूं उसमें परसेंटेज नहीं है। तो ये टाइप है जब परसेंटेज न दे करके एग्जामिनर रियल वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे ए रिडक्शन ऑफ ₹2 पर किलोग्राम, ₹2 per kilogram enables a man to purchase 4 kilogram more rice for ₹16। फाइंड ओरिजिनल प्राइस। हिंदी में देखते हैं, चावल के दाम में ₹2 प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों अभी तक जो हम सवाल देख रहे थे उनमें हम कैसे देख रहे थे आप बताइए। उनमें ये देख रहे थे कि जैसे चावल की कीमत में 20% कमी होने पर, ठीक है, हम 20 रुपए में इतने मतलब कि इस तरीके से देख रहे थे कि कितने मतलब चावल अधिक खरीद पा रहे थे। ठीक है, परसेंटेज कमी और परसेंटेज बढ़ोतरी से क्वेश्चंस थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज का कहीं भी नामो निशान नहीं है, आप देख लो। इसमें एग्जैक्ट जो प्राइस है ना उसको नोट किया गया है, डिनोट किया गया है। ठीक है,
उसी को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है कि एग्जैक्ट प्राइस पे डाला गया है क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कोई परसेंटेज का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करें, इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सोल्व करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर उस मेथड से करोगे कि भाई ये मेरा एक्सपेंडिचर है, सो अब आप यहाँ से इस मेथड को इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो परसेंटेज तो कुछ है ही नहीं। आप बताओ क्या अप्लाई करोगे? आप ऐसे भी नहीं कर सकते 100 - 30 यानी 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये मेथड इसमें काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू है एग्जैक्ट, वास्तविक वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया मेथड। अब इसमें आप ये मान लीजिए कि माना कि अब हमें ज्ञात क्या करना है, वास्तविक मूल्य। तो मान लो कि माना जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य मतलब मेरा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एक्स रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, अब हुआ ये कि चावल के दाम में 2 रुपए की कमी हो गई प्रति किलोग्राम। तो जो मेरा करंट प्राइस हो गया, वर्तमान मूल्य हो गया, वर्तमान मूल्य मेरा कितना आ गया, एक्स माइनस 2 रुपए पर किलोग्राम। ये मेरा वर्तमान मूल्य आ गया है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है आपका एग्जाम में कि वर्तमान मूल्य ये है, ठीक है, वो वास्तविक मूल्य ये है। आप सीधा क्वेश्चन को कीजिए, आप ये देखिए कि कितने रुपए की लेन देन चल रहा है। 16 रुपए का लेन देन चल रहा है। 16 रुपए में पहले खरीद रहा था चावल, और 16 रुपए का ही चावल अब खरीद रहा है। आप सीधे एग्जाम में ये कीजिए कि आप यहाँ 16 लिखिए। अब आपको कितने किलोग्राम चावल अधिक खरीद पर है, 4 किलोग्राम चावल। अब मैं आंसर निकाल सकता हूँ डिफरेंस से। मेरे पास डिफरेंस दे रखा है कि 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा हूँ या 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा हूँ। तो डिफरेंस अवेलेबल है मेरे पास, और डिफरेंस का ही यूज करके हम आंसर निकालेंगे। कैसे? आप ये देखिए 16, अब वर्तमान मूल्य घटा है तो मतलब मेरा कंजप्शन बढ़ा है, क्योंकि खर्चा तो मैं उतना ही कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी है, वो इससे आएगी एक्स माइनस 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस घट गया, तो यहाँ पर कंजप्शन ज्यादा आना ही आना है। तो आप यहाँ सीधा निकाल सकते हैं 16/x-2 माइनस 16/x। और ये डिफरेंस किसके डिनोट कर रहा है भाई? पहले वर्तमान में वो ज्यादा खरीद पा रहा है, पहले कम खरीद पा रहा था, और डिफरेंस कितना आ रहा है कि वो कह रहे हैं 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा है, 4 किलोग्राम। ठीक है, तो आप इस सवाल को सोल्व कैसे करें? अब यहां पर आता है, जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3, 4। वास्तविक मूल्य आ गया 1 रुपए पर किलोग्राम, 2 रुपए पर किलोग्राम, 3 रुपए पर किलोग्राम, 4 रुपए पर किलोग्राम। इस तरीके से ऑप्शन है आपके पास। तो आप इस सवाल को करने का पहले तो आप डिटेल मेथड देख लीजिए। आप डिटेल मेथड में करेंगे क्या भाई, 4 चौक 16 इस तरीके से काट रहे होंगे आप, और एक्स एलसीएम ले रहे होंगे, एक्स एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ सोल्व कर रहे होंगे 4x-4 x-2 बराबर 1। ठीक है, जब आप इसको आगे सोल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा 4x-4x प्लस 8 बटे, ये इधर चला जाएगा, ये जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, कितना हो जाएगा, x² - 2x। ठीक है, अब इससे ये ना रहा, तो ये वैल्यू आ गई x² - 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरी द्विघात समीकरण है और इसको मुझे सोल्व करना है। तो बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं आपको कि आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल रहे होंगे, वहां पर कैसे करेंगे, x² - 4x, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले रहे होंगे, और x-4 प्लस 2 कॉमन ले रहे होंगे, x-4 इक्वल टू 0। तो x-4 और x प्लस 2, ये मेरा उत्तर आ रहा होगा। तो x जो है, दिख रहा है क्या? ठीक है, अब आप ये देखिए कि अब या तो x-4 0 के बराबर है, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर है। मान लो कि x-4 0 के बराबर है, तो x कितना हो गया, 4। और अगर x प्लस 2 0 के बराबर हुआ तो x कितना हो गया, -2। तो -2 रुपए पर किलोग्राम तो कोई वस्तु की कीमत हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। तो ये ही हो गया, x कितना आ रहा है, 4। ये हमारा क्या है, डिटेल मेथड है। ठीक है, आप इसको देखिए एक बार।
मैं ये कहूंगा आपको कि आप इतना डिटेल में ना करें कंपटीशन में। ठीक है, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप डिटेल में करने बैठेंगे। आप डिटेल में ना करें, आप यहीं से ही सवाल को सोल्व करें। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, आपके पास जैसे ये इक्वेशन आ गई, 16/x-2 -16/x बराबर 4। आप को निकालना क्या है, वास्तविक मूल्य निकालना है। और वास्तविक मूल्य हमने माना कितना है, x, यानी कि x की वैल्यू चाहिए। और x की वैल्यू ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4। अब आप सीधे ही ये जो ऑप्शंस है ना, उनको इस इक्वेशन में रखिए, ऑप्शंस को पुट कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम में सोचने का। जैसे मैं बहुत आसानी से एलिमिनेट करूंगा। अगर मैं मान लो कि एक रखता हूं, मुझे नहीं पता कि 4 है, किसी को पता नहीं रहता, तो मैंने एक रखा, ऊपर ऊपर से एक रखा। देखिए ना, अब जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। 1 -2 यानी माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो -16 हो गया। और -16 क्या कभी 4 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। आपने 2 रखा, तो 2 -2 तो 0 हो गए, तो इंफिनिटी बना रहा होगा 16/0। ठीक है, तो ये भी हमारे सवाल का ऑप्शन नहीं है। मैंने 3 रखा, 3 -2 यानी 1 आ गया, 16/3 -16/1 आ गया, -16/3 आ गया। तब आप इसको सोल्व करेंगे तो कोई अटपटी सी वैल्यू आ रही होगी वहां पर। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 4 तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जब आपने 4 रखा तो 16/4 -2 कितना आ गया, 2। तो 16/2 कितना हो गया, आप यहाँ रख रहे होंगे जैसे x4 -2 -16/4। तो आप इसको जब सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 8 -4। तो क्या 4 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 4 के बराबर। तो इसका मतलब मेरे जो वास्तविक प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो कितनी है, 4 ही मेरे सवाल का आंसर है। ठीक है, आप इस तरीके से, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप पुट बाय ऑप्शंस। ठीक है, पुट वैल्यू थ्रू ऑप्शंस। ऑप्शन से जाइए, आप ऑप्शन से जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। एक्स वैक्स मानने की, द्विघात समीकरण को सोल्व करने की 1% भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ऑप्शन से रख रहे होंगे और एलिमिनेट कर रहे होंगे ऑप्शन को। बस आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। क्या पता है जो सबसे लास्ट में आया है वो दूसरे नंबर पर ही आ जाए आपका, तो बहुत और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए, ये सवाल उस टाइप के हैं कि यहाँ परसेंटेज का कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम ऐसे सवालों को भी कैसे करें, जब परसेंटेज का ही लेना देना ना हो तो फिर कैसे करें। तो वो टाइप मैंने आपको बताया कि जब परसेंटेज न दे करके एग्जामिनर वास्तविक नंबर के साथ खेलता है, वो एग्जैक्ट बताता है कि 2 रुपए की कमी हुई है, जिसकी वजह से 4 किलोग्राम हम अधिक चावल खरीद पा रहे हैं, और 16 रुपए मैं खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल प्राइस बता दो। कहीं कोई परसेंटेज का ही लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से किया कि नहीं किया, इस तरीके से कीजिए, बहुत आसान है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। जब एग्जामिनर परसेंटेज में वैल्यूज न दे करके एग्जैक्ट वैल्यूज देता है, तब हम कैसे सवाल को करते हैं, वो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। और ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ पेन, ए पर्सन बाय 8 dozen more pens, 1 dozen more pens for ₹66। फाइंड ओरिजिनल प्राइस। हिंदी में देखते हैं, पेन के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपए में 1 दर्जन पेन अधिक खरीद पा रहा है। पेन का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य बताना है। ऑप्शन है ये आपके सामने, 5 6 7 8। इस तरीके से ऑप्शंस होंगे कि भाई प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य होगा 5 रुपए पर डजन। ठीक है, 6 रुपए पर डजन। ठीक है, इस तरीके से 7 8 रुपए पर डजन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो रुपए पर डजन में आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो हमें देखिए ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस कह रहा है कि प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, और हमारा जो आंसर है रुपए पर डजन में दे रखा है। तो हमें एग्जाम जो सवाल सोल्व करना है वो भी रुपए पर डजन के हिसाब को ही लेकर के सोल्व करना है। आप अगर ये करने लग जाओगे ना,
जैसे अगर आपको मान लो पैसे का डिफरेंस आ रहा है, 50 पैसे की कमी हो रही है, ठीक है, तो आप ये मान लो क्या है कि ओरिजिनल जो प्राइस है उसका, वो वास्तविक मूल्य जो है, ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ, वास्तविक मूल्य है, इस तरीके से मान रहे होगे आप, वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य है आपका एक्स, और जो बाद में कमी हुई है, तो वर्तमान मूल्य आ गया, वर्तमान मूल्य कितना है, एक्स माइनस 50 पैसे, ठीक। अगर आपने एक्स माइनस 50 माना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसों में वैल्यूज ले ली है, ठीक है, तो आपको 66 रुपए की जगह 6600 लिखना पड़ेगा, 6600 लिखना पड़ेगा, 6600 बटे एक्स माइनस 50 माइनस 6600 बटे एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप कह रहे हो कि एक दर्जन अधिक पेन खरीद पा रहा है, तो जबकि एग्जामिनर तो कह ही नहीं रहा कि वो 6600 रुपए वो पैसे पर डजन में निकाल रहा है, वो तो रुपए पर डजन में निकाल रहा है। इसलिए आप इन चीजों से बचिए। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका टाइम बचे, इतने बड़ी वैल्यूज के साथ काम ना करना पड़े, ठीक है। तो आप के पास एक तरीका है, क्या, कि आपके पास जो पैसे है ना, उनको आप रुपयों में कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सबको पता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को रुपए में कन्वर्ट कर देता हूं, और मैं मान लेता हूं कि मेरी वास्तविक मूल्य है एक्स रुपए पर डजन, ठीक है, और मेरी जो करंट प्राइस है, जो वर्तमान मूल्य है, वो है एक्स माइनस 0.5 रुपए पर डजन, ठीक है। तो अब ये सवाल बहुत आसान हो गया, कैसे, मैं 66 रुपए में खरीद पा रहा हूं कितने, भाई डिफरेंस से ही सवाल सोल्व होगा, एक्स माइनस 0.5 माइनस 66 में पहले कितना, वर्तमान में कितना, वास्तविक मूल्य कितना, वास्तविक कितना खरीद पा रहा था एक्स, और डिफरेंस कितना आ रहा है, एक, एक दर्जन ही तो अधिक खरीद पा रहा हूं भाई, कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन या 0.5 रुपीज पर डजन, ठीक है। बात तो एक ही, अगर आप लिखते हो 50 पैसे प्रति दर्जन, ठीक है, या आप लिखते हो 0.5 रुपीज रुपये पर डजन, बात तो एक ही है ना भाई, ठीक है। तो आप कीमत के घट अब है कीमत के घटने के कारण, यानी 50 पैसे प्रति दर्जन या 0.5 रुपीज पर डजन कीमत घटने के कारण वो एक दर्जन पेन अधिक खरीद पा रहा है 66 रुपए में। तो वो कह रहा है कि उसका वास्तविक मूल्य कितना था एक दर्जन का। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना रहे होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप डिटेल में ना करें, द्विघात समीकरण बनेगी वो ना बनाएं, सीधा ऑप्शन से वैल्यू पुट रखिए। आपने रखा कि यार 5 रखा, 5 रख के देखा, 5 माइनस, देखिए 4.5 आ रहा है, कटेगा नहीं, इससे कटना नहीं है ना, वैल्यू कटनी भी चाहिए, आपको खुद को फील होने लग जाएगा जैसे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो ये इससे सवाल नहीं आएगा उत्तर। आप 5 रखा, 5 4.5 किया, मान लो आपने 4.5 कर दिया, और यहाँ पर कितना कर दिया, 5 कर दिया, आप काट ही नहीं सकते इनको, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता ए। मैंने बी ऑप्शन रखा, बी ऑप्शन में मैंने 6 है मेरे पास, 6 रुपए पर डजन, 6 रखा, 6 माइनस 0.5, यानी कि ये मेरे पास आ रहा होगा 66/6 माइनस 0.5 यानी 5.5 माइनस 66/6, कितना आ रहा है भाई, ये जीरो कर दो, बस हम 11 से काटोगे 6 और 12 पंजे 7, मतलब 12, ठीक है, कितना आ रहा होगा 12, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, तो 12, ठीक है, और ये कितना आ रहा होगा 11, तो 12 - 11 कितना आ रहा होगा 1, तो यही तो है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारे सवाल का जो उत्तर है वो 4 नौ करके कितना है 5, ठीक है, मतलब 5 नौ करके कितना है 6, 6 का इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो सवाल का आंसर कितना हो गया, 6 रुपए पर डजन, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। इस सवाल को देखिए आप एक बार और अच्छे से। तो दोस्तों मैंने आपको वो हर चीज बताई है कि कैसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन लैंग्वेज पुट कर सकता है। अ, अभी तक हम परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज देख रहे थे, अब हमने वास्तविक वैल्यूज लेकर के काम किया है, ठीक है। उसको सवाल को कैसे अटेंड करें, जल्दी कैसे अटेंड करें, ऑप्शन से वैल्यू रखें। और एग्जामिनर का ऑप्शन देखिए आपको किस में चाह रहा है, रुपए पर डजन में चाह रहा है तो रुपए पर डजन में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन करें।
अगर वो चाह रहा है कि पैसे पर डजन में, तो पैसे पर डजन में कन्वर्ट करके करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी सब हमने देखा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोज आते रहेंगे अभी, और परसेंटेज अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी आप ये सोचो कि परसेंटेज तो खत्म हो गया है, अभी नहीं हुआ है। और मैं आपसे एक क्वारी और चाहता हूं कि आप पहले मेरा विचार नहीं था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार क्यों ना प्रैक्टिस भी करा ही दी जाए। प्रैक्टिस ही बहुत पावरफुल चीज है। ये तो कंसेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये तो है ही, लेकिन प्रैक्टिस के बिना ही तो हम जैसे फिजिकल से बाहर होके आ गए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मेरा सीपीयू में हो नहीं रखा। मेरा 2018 का जो सीपीयू का पेपर है वो पूरा क्लियर है, फिजिकली मेडिकली, और बोथ पेपर आई आई हैव क्लियर। तो उसमें मैंने दोनों पेपर अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, बस मेरिट लिस्ट आना बाकी है उसका। उसमें मेरा हो जाएगा, 101% होगा, अच्छे मार्क्स हैं। तो अब इस बार वो ये हुआ कि बाई मिस्टेक मैंने तैयारी की नहीं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस में थे कि हो जाएगा यार, कुछ नहीं है, 1600 मीटर तो है ना। तो इस तरीके से मेरा ये फिजिकल था वो रह गया। क्यों? प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है प्रैक्टिस के लिए। अभी तो 2-3 वीडियोस और मैं डालूंगा, 3-4 वीडियोस और आएंगे भी कंसेप्ट के। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। ये भी हम एक तरह से आप कंसेप्ट डेवलप करें इनसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, परसेंटेज के जितने भी आ रखे हैं ना, जिस भी एग्जाम में आ रखे हैं वो सब उठाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप मुझे ये राय दें, अगर आप के पास थोड़ा समय है तो जरूर कमेंट करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो किरण का आता है, देखिए एसएससी किरण करके मैथमेटिक्स आता है, और मैं भी वो ही कराऊंगा। एक आता है 7300 का। ठीक है, तो किरण को मैं ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ, मेरा देखिए किसी भी पब्लिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। कभी आप ये सोचो कि सर आप तो किरण बता रहे हो मतलब आपका तो कुछ ना कुछ वहां पर कमीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, किरण वाले को मैं भी नहीं जानता और ना ही किरण वाला मुझे जानता है। ठीक है, ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको। किरण को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस हैं एक सेगमेंट में है। ठीक है, कि इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, वो प्रॉपर आ गए इस तरीके से। और सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन उसने छोड़ा नहीं है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक एसएससी के, सभी फॉर्मेट के, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, कोई भी फॉर्मेट हो, सबके क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं उसने। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि समय बचे हमारा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, और फिर उसको सोल्व करता हूँ। तो क्यों ना वो डायरेक्टली मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं, और फिर हम 1 को सोल्व कर लें, फिर 2 पर आ जाएं, 2 को सोल्व करें। किरण में जो सॉल्यूशंस हैं वो डिटेल मेथड के हैं, उनको सॉल्यूशनों को फॉलो ना करें, उससे सिर्फ क्वेश्चन लें और सॉल्यूशन वही फॉलो करें जो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप ये इस चीज से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करें कि भाई अगर आप फिर भी परचेज नहीं कर पाते हैं या कोई भी रीजन हो कि सर आप तो क्वेश्चन भी लिखो फिर उसके बाद सोल्व भी करो, अगर आपको ये मेथड ही अच्छा लग रहा है जैसे ही चल रहा है, तो जरूर इस पर भी कमेंट करें। मैं इस मेथड से भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये है। ठीक है, तो आप इस बारे में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।